भूपेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने बहुत व्यस्त अपने शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला है, और बहुत स्वागत है आपका TV9 के इस मंच पर जिसका नाम है बैठक। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और TV9 भारतवर्ष के इस कार्यक्रम में मैं सभी आयोजक साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि जिसके कारण से पूरे प्रदेश और देश की जनता से जुड़ने का अवसर मिला, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक बात जो सबसे अहम है और तमाम लोग जानना चाहते हैं कि एक तो होती है चुनाव आचार संहिता, बीच में कोविड की आचार संहिता भी लगी हुई थी। कितना वक्त मिला, कैसे आपने उपयोग किया, और ये गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में कितना आप गढ़ पाए, कितना बाकी है? देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि 2018 चुनाव के बाद लगातार लोकसभा चुनाव, फिर पंचायती राज चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, करीब एक साल हमारे उसमें बीता। और एक साल बीतने के तुरंत बाद जब हम लोग अब काम करने की शुरुआत करेंगे तो तैयारी चल ही रही थी कि अचानक वैश्विक महामारी कोरोना ने घेर लिया पूरे देश और दुनिया को, और हम लोग भी उसे अछूता नहीं रहे। लेकिन काम करने वाले के लिए कोई बहाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार बनते ही 17 दिसंबर 2018 को जैसे हमने शपथ ली तो लोग तो जश्न मनाते हैं, घरों में जाते हैं, बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेते हैं, मिठाई बांटते हैं। हमने वो काम नहीं किया। जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ, हम अपने नेताओं को एयरपोर्ट छोड़े और सीधा वहाँ से मंत्रालय गए। मंत्रालय जाके 3 बड़े फैसले किए। पहला ये किसानों की ऋण माफ़ी, दूसरा था 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, तीसरा आदिवासियों की ज़मीन वापसी। ये 3-4 बड़े फैसले हमने तत्काल किए, और उसके बाद लगातार हम लोग काम करते रहे। जैसे आचार संहिता के बीच में हमको समय मिलता था, हम लोग काम करते थे। और कोरोना काल में भी ये बात सही है कि सब अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, बंद गए थे, बाहर जा नहीं पा रहे थे। लेकिन एक जो डिजिटल माध्यम है उसके माध्यम से लगातार बैठकें करना, विभिन्न वर्ग के लोगों से बात करना, और लोगों को उस परिस्थिति में सबसे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब कोई आदमी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाए तो सबसे पहले दवाई। अब घरों में बंद हैं तो आए तो सबके बंद। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा चिंता होती भोजन की, और इसीलिए पूरे देश में हमारा राज्य पहला है जिसमें हम 3 महीने का राशन एक मुश्त सभी के घरों में पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया, ताकि भोजन के मामले में लोग निश्चिंत हो जाएं। फिर मनरेगा का काम शुरू किए ताकि मजदूरों को काम मिल सके, ताकि आर्थिक रूप से लोग निश्चिंत रहें। फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त, क्योंकि खजाना भी खाली हो गया था, भाई फैक्ट्रियां बंद है, खदानें बंद है, व्यवसाय बंद है, तो पैसा सरकार के पास कहाँ से आएगा? ट्रांसपोर्टेशन बंद है, सब कुछ बंद है, तो राजस्व आना ही बंद। ऐसी स्थिति में जब सरकार की स्थिति है तो फिर जो गृहस्थ हैं, जो किसान हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? तो मजदूरों के लिए तो हमने मनरेगा शुरू कर दिया। किसानों के लिए जो 22 लाख किसान थे, उसके पहली किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना 1500 करोड़ रुपये हमने दिया। तो मजदूरों के पास पैसा आ गया, किसानों के पास पैसा आ गया। और वही समय था जब लघु वनोपज का संग्रहण का समय,
तेंदुपत्ता का सीजन रहता है, महुआ इमली का सीजन रहता है, और हमारे यहाँ 44% भूभाग में जंगल है। और ऐसे में वो आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं और जो लघु वनोपज संग्रहण करते हैं, उसे विक्रय करते हैं और उसी पैसे से वो 12 महीने अपना खर्च चलाते हैं। तो एक बड़ी चिंता थी, और वो उन लोगों के जो महुआ खरीदने, इमली खरीदने और तेंदुपत्ता के खरीदने की व्यवस्था की, तो वो पैसा उनके बीच पहुंचा। तो यहाँ के अधिकांश लोगों के जेब में पैसा पहुंच गया, और फिर मंदी का असर नहीं हुआ। और जब लोगों के पास पैसा पहुंचा तो व्यापार भी चलने लगा, व्यापार चलेगा तो उद्योग के पहिए भी चलने लगे। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं रहा। और उस बीच में सबका सहयोग लिए, ये कोई मेरी और मेरी सरकार की ही उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ वालों की है। जब कोरोना का संकट आया तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे मैंने बात नहीं की। सबसे पहले डॉक्टरों से बात की कि आपको क्या क्या सुविधा चाहिए, क्या क्या परेशानी आ रही है। फिर उद्योगपति से बात की, क्योंकि लोग पलायन कर रहे थे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा पलायन और शुरुआत हुई लॉकडाउन के बाद तो दिल्ली से हुआ, फिर बॉम्बे से हुआ, फिर गुजरात में हुआ। रेलवे स्टेशन में जगह नहीं है, गाड़ियाँ मिल नहीं रही थी। ऐसे समय सारे उद्योगपतियों से हमने बात की और कहा कि मजदूरों को 1 महीने का भोजन दीजिए और रहने की व्यवस्था करिए। कोई सबसे कम पलायन उस समय छत्तीसगढ़ से हुआ। लोग बाहर से आए 7 लाख लोग, लेकिन छत्तीसगढ़ से गए नहीं, मुश्किल 16,000 लोग गए थे। और उसका फायदा क्या हुआ, जब लोग यहाँ से गए नहीं, कारीगर नहीं गए, जो स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड लेबर है, ये जब बाहर नहीं गए, जब उद्योग शुरू करना था तो सबसे पहले उद्योग का पहिया छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ। जैसे लॉकडाउन समाप्त हुआ, दूसरे दिन हमारे उद्योगों के पहिए चले। और इस कारण से आप देखेंगे 2021 के रिकॉर्ड, 2021 के जो रिकॉर्ड देखेंगे, सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ। सबसे ज़्यादा लघु वनोपज खरीदी छत्तीसगढ़ में, और सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन छत्तीसगढ़ में। तो उद्योग भी चले, व्यापार भी चले, किसानों के भी काम चले, सबका गृहस्थी चले। ये सारी व्यवस्था सब लोगों से मिल के, जब लॉकडाउन भी करना था, व्यापारी वर्ग के साथी यहाँ बैठे हैं, चेंबर के लोग बैठे हैं, कितने लोगों से मैंने कितने बार बात की, रायपुर के, दुर्ग के, बस्तर के, सबके चेंबर के लोगों से। और फिर उनके साथ बैठ के भी करते रहे कि आपको क्या सुविधाएं चाहिए, कैसे आपके व्यापार चला सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में उस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने चर्चा की, और न केवल चर्चा की बल्कि उनके अनुरूप निर्णय भी लिए, जिसका लाभ सभी वर्गों को मिला। तो फायदा हुआ। सेकंड जो स्ट्रेन आया कोरोना का, जब छत्तीसगढ़ में पहले लहर में तो हम लोग तो संभाल लिए, दूसरी लहर जो है, पहला लहर हवाई यात्रा से जो लोग आए उससे फैला, दूसरा तो सड़क मार्ग से आ गया, नागपुर में ब्लास्ट हुआ सेकंड, और वो पूरे राजनांदगांव, बेमेतरा, कंवरधार, दुर्ग, रायपुर से लेके महासमुंद तक यहाँ खूब तेजी से फैला कोरोना। उस समय ऑक्सीजन की कमी, तो ऑक्सीजन कमी, डॉक्टरों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कमी हो रही। हमारे यहाँ स्टील की इंडस्ट्री है, सारे स्टील इंडस्ट्रियों से बात की कि भाई अब जितना ऑक्सीजन आपको स्टील प्लांट चलाने में लगता है लगाइए, बचत जितना ऑक्सीजन है प्रदेश के भी पूर्ति करिए, देश में जहाँ जहाँ आवश्यकता है। महाराष्ट्र में हमने पूर्ति की, मध्य प्रदेश की पूरा ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ से ही गया, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब जगह हमने ऑक्सीजन भेजने का काम किया, यहाँ से दूसरी जगह भी भेजने का काम किया। तीसरी बात यह है कि जब बहुत ज़्यादा फैलने लगा तो शहर में जो डॉक्टर हैं, वो स्टाफ है, आखिर काम करने की उनकी क्षमता, ये डॉक्टरों ने कहा हमारे पास स्टाफ नहीं है, ट्रेनिंग की व्यवस्था हमने कराई ताकि उनके स्टाफ मिल सके। दूसरी बात फिर देखें कि शहरों में ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, रायपुर में, दुर्ग में, बड़े शहरों में दबाव पड़ रहा है। तो जितने शहर के आसपास के जितने हमारे PSC CSC हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, जितना बेड हो सकता है सब में बेड लगाया, ऑक्सीजन की व्यवस्था की। वो पूरा जो लोड शहर में पड़ा था वो गाँव में डाइवर्ट हो गया, और जो मृत्यु दर में उसमें काफ़ी कमी आई। और मितानिनों को, जो आशा वर्कर हैं, उसका उपयोग हमने छत्तीसगढ़ में शुरुआत की कि सबको 5-5 किट दे दिए, और सर्दी खांसी है सबसे पहले दवाई दे दो, टेस्ट होता रहेगा, रिजल्ट रिपोर्ट बाद में आता रहेगा, पहले तो दवाई दे दो।
और उसके कारण से हजारों जान बचाने में हमारी जो मितानिन हैं उसका सहयोग से बचा। तो बताने का मतलब ये है कि संकट के समय में सरकार में बैठे हुए लोगों ने, अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, सभी वर्ग के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारी कर्म, मुख्यमंत्री हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि उद्योगपति वगैरह बात करना तो बहुत साधारण बात है, लेकिन मितानों से वर्चुअल मीटिंग, पटवारी से, थानेदार से, इनसे वर्चुअल मीटिंग आकर उनसे फीडबैक ले कि आपके क्षेत्र में, आपके थाना क्षेत्र में कहाँ ज़्यादा समस्या आ रही है, कहाँ ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्यों हो रहा है। तो ये सब जानकारी लेके भी त्वरित निर्णय करना। तो इन सब वर्गों से बातचीत करके और फिर विकास के कार्यों में कभी कमी नहीं आने दी। अब देखेंगे इन 3 सालों में हमने सड़क मामले में 16,000 करोड़ की सड़कें बनाई, अभी चल रहा है काम, सड़क भी बनाने का काम कर रहे हैं, पुल पुलिया भी बनाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत थी, आज सबसे लोकप्रिय हमारी स्कीम में से। तो काम को कहीं रुकने दिए, भले हम लोग मंत्रालय में बैठे रहें, बंगलों में बैठे रहें, लेकिन निर्णय करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में कहीं कोई कोताही नहीं बरते। और इसी कारण से हम कोरोना नहीं रो रहे हैं, विकास कार्यों में कभी किसी भी सरकार से या पिछली सरकार से तुलना करेंगे तो हम पीछे नहीं पाएंगे। आपको हम छत्तीसगढ़ सरकार, वर्तमान सरकार को आप पीछे नहीं पाएंगे। अमिताभ जी। भूपेश जी, आप एक बहुत वैसी परिस्थिति में, एक कांग्रेस एक दौर ऐसा आया, एक घटना घटी कि कांग्रेस की एंटायर लीडरशिप उस दुर्घटना का शिकार हुई, फिर आपका इमरजेंस हुआ, और आज स्थिति ये है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से आगे कांग्रेस का जो एक वो है, उसमें आपकी भूमिका तय हो रही है। उत्तर प्रदेश में आपको आलाकमान ने भेजा, असम में भेजा। जब आपने चावल वाला फैसला किया था तब भाजपा के एक मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि भाई ये दांव बड़ा है। कौन सा मतलब? जब चावल का दाम, आपने धान का दाम तय किया, धान का, हाँ। धान का, तो वो आज भी मैं किसी से बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई भूपेश बघेल की सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी ताकत है इलेक्शन की, वो है धान। लगभग 4 साल आपकी सरकार को होने जा रहे हैं। अब 23 के अंत में शायद चुनाव है जी, तो ये चुनावी वर्ष मान लें। अगले साल कैलेंडर ईयर बदलने दीजिए। अभी क्यों ला रहे हैं उस मोड में? महीने तो गिन ले तो उतने कैलेंडर, 14-15 महीना है, बहुत है। तो मैं ये समझना ये चाह रहा हूँ, इस 1 वर्ष की स्वाभाविक है, इसकी जो योजना बनेगी उसमें चुनाव सामने होगा, आपकी दृष्टि में चुनाव होगा, पार्टी की दृष्टि में चुनाव होगा, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है जो किसानों के जो मामला आपने उठाया है कि पूरे देश के किसान ये मांग कर रहे थे कि हमको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी बनी और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2014 हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। मिला कुछ नहीं, बल्कि उल्टे 3 काले कानून आ गए, फिर बाद में वापस भी हुआ। आज देश में किसानों को उसके जो समर्थन मूल्य है उसमें भी उसके न धान बिक रहा है, न गेहूं बिक रहा है, न अनाज बिक रहा है। आखिर धान का समर्थन मूल्य यदि 1900 या 2000 आप कर दिए हो, लेकिन बिक कितने में रहा है? 1200, कहीं के 1000 रुपया तक है, 1400, 1500, इससे अधिक नहीं बिक रहा है। मतलब प्रति क्विंटल किसान को शुद्ध रूप से 600 से 700 रुपये क्विंटल का नुकसान। यदि 15 से 20 क्विंटल भी यदि उत्पादन कर रहा है तो आप 20 गुणित 7 आप गुना करेंगे तो 14,000 रुपया प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ लगातार पेट्रोल, डीजल, रासायनिक खाद, इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, मजदूरी बढ़ते जा रहा है, तो कृषि करना किसानों की मजबूरी होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। खेती करना लाभ का धंधा है, और इसी कारण से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने इसको 2500 रुपया तय किया था। जो 1800 रुपया उस समय 1700-1800 रुपया था, तो हमने कहा 1.5 गुना 2500 रुपया। अब 25 रुपया जब कर दिए तो भारत सरकार की तरफ से अड़ंगा है। आप समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज़्यादा आप देंगे तो आपके जो चावल है उसको एफसीआई में जमा नहीं करेंगे, उसका नुकसान भी हमको उठाना पड़ा। फिर हमने कहा कि भाई आप जैसे इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, हम भी इनपुट सब्सिडी देंगे, हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे।
तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए और 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। तो इस साल तो धान की कीमत हो जाएगा 2540, अभी 100 रुपये बढ़ा है। तो अगले इस अभी जो बो रहे हैं वो जब धान काटेंगे तो समझ लीजिए कि वो इनपुट सब्सिडी है, समर्थन मूल्य से जुड़ा, यदि उसके जोड़ेंगे तो 2640 रुपये पड़ेगा। और चुनाव साल में कहीं मोदी जी 150 रुपये बढ़ा दिए तो 2800 रुपये होगा, जो देश में कहीं नहीं मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ में बिक रहा है धान की कीमत। हालांकि हम इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं, इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, तो इससे किसानों के आय में जबरदस्त वृद्धि हुई। वो जो किसान हमेशा चिंता में डूबा रहता था, उसके माथे पे चिंता की लकीरें रहती थी, परेशान रहता था कि कर्जे, किसान के बारे में कहावत है, कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में मरता है। छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है, किसान खुशहाल है, हमारे अन्नदाता खुशहाल है। और पिछले 3 साल से, और उसके में आप देखेंगे उसके कारण से बहुत सारे गांव में गतिविधियां बढ़ी है, उसके परिवार जीवन स्तर ऊपर उठा है, और उसके जब उसके किसानों की जेब में पैसा आया है तो निश्चित रूप से व्यापार भी बढ़ा है, उसका लाभ व्यापार जगत को मिला है। लेकिन सर इसमें अगर इसी सवाल में एक बात, क्योंकि आपके आने के पहले ये चर्चा हो रही थी, यहाँ आपके कृषि मंत्री मौजूद थे और उधर धर्मलाल कौशिक जी भी थे उस डिबेट में, तो कहा यह गया कि इस तरीके से क्या आप फसल चक्र के अपनाए जाने को डिस्करेज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप धान की खरीदी पर ही इतना ही जोर दे देंगे, लोग प्रोत्साहित होंगे धान के लिए, तो फिर फसल चक्र वाली बात तो हाशिए पे चली जाएगी। नहीं, हमने उस बात को सोचा, जो आप चिंता कर रहे हैं उस बात को हम लोगों ने सोचा। इनपुट सब्सिडी वो सभी फसलों हम दे रहे हैं, चाहे वो मक्का बोए, गन्ना बोए या मिलेट्स बोए। धान छोड़ के यदि दूसरा फसल लेता तो हम 10,000 रुपये दे रहे हैं। यदि वृक्षारोपण कर रहे हैं तो 10,000 रुपये 3 साल तक के देंगे प्रति एकड़। यदि कोई अपनी ज़मीन पे यदि वृक्षारोपण करता है, फलदार वृक्ष लगाता है या इमारती पेड़ लगाता है, तो उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। और फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने लाख जो होता है उसको भी खेती का दर्जा हमने दिया, पूरे देश में कहीं नहीं है। लाख को जैसे चूड़ी वगैरह बनती है, जो सील मोहर सरकार सील लगाते हैं, लाख की खेती भी होती है। कीड़ा होता है जिससे बनती है। हाँ, कीड़ा होता है, वो यदि वो खेती करें तो उस खेती का दर्जा हम दिए। मछली पालन को भी खेती का दर्जा दिए, कृषि का दर्जा, 0% में ब्याज मिलेगा उसको। उस बारिश हमारी अभी मछुआ नीति हमने अभी डिक्लेयर किया। और उसके साथ मिलेट्स, हमारे छत्तीसगढ़ में वनांचलों में खूब कोदो कुटकी रागी बोया जाता है। रागी का समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित किया, लेकिन कोदो कुटकी कोई समर्थन मूल्य नहीं है। अकेला छत्तीसगढ़ राज्य है जहां 31 रुपये प्रति क्विंटल में कोदो कुटकी खरीदने की व्यवस्था हमने की है। इस साल खरीदा हमने, पिछले साल घोषणा की है, इस साल खरीदा। और उसके साथ जो मिलेट्स से जो चीज़ें बनती है उसके साथ भी एक उद्योगपति से हमने MOU किया है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है। 15 अगस्त को उस यूनिट के भी हम लोग उद्घाटन करेंगे, ताकि मिलेट्स से जो प्रोडक्ट हो वो देश और दुनिया दूसरे क्षेत्रों में जा सके। नहीं तो मिलेट्स कितना बिकता था, 14-15 रुपये में, और हम कितने खरीद रहे हैं, 3100 में। तो हम तो सबको बढ़ावा दे रहे हैं। तो चाहे वो मक्का, और उसी कारण से हमने कहा कि अब हमारे एथेनॉल, मक्का से बनने वाले एथेनॉल प्लांट वो भी लगा रहे हैं, गन्ना से एथेनॉल प्लांट उसको लगा रहे हैं। क्योंकि जैसे शक्कर कारखाना है, शक्कर कारखाना से भारत सरकार से सीलिंग रहती है कि आप इतना ही क्विंटल इस महीने में आप जारी कर सकते हैं, वो तो सीलिंग है। आप उससे ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, उसे बेच भी नहीं सकते। तो जितने भी शक्कर कारखाना हो घाटे में, हमें कहा कि उसमें सब में इथेनॉल प्लांट डालो। और एक जगह इथेनॉल प्लांट चल रहा है, मतलब लगना शुरू हो गया हमारा। तो जो गन्ना उत्पादक है, गन्ना किसानों को बढ़ावा देने के लिए, आखिर यदि शक्कर नहीं बिकेगा तो वो पेमेंट नहीं करेगा शक्कर कारखाना, तो किसान फिर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, 2-2, 3-3 साल से पेमेंट नहीं हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा गन्ना कीमत छत्तीसगढ़ में 355 रुपये प्रति क्विंटल, और उसका पेमेंट भी हो रहा है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। और उससे इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल प्लांट लगेंगे तो शक्कर जितने हमारे उसका है, भारत सरकार कोटा जारी करेगी, उतना शक्कर हम बनाएंगे, बचत का इथेनॉल बना देंगे। तो जो गन्ना उत्पादक है घाटा नहीं होगा, तो गन्ना के रकबा बढ़े। तो हमारी कोशिश ये है कि सब मिलेट्स, मान लो जो मिलेट्स बो रहे थे, जो कोदो कुटकी रागी, वो धान की तरफ मत आए। तो रागी 3300 रुपये में खरीदने का और कोदो कुटकी 3100 रुपये में खरीदने की व्यवस्था की। देश में कहीं नहीं है। मिलेट मिशन का काम यही छत्तीसगढ़ में हो रहा है। भारत सरकार ने हैदराबाद में एक ऑफिस खोल के रखा है, लेकिन देश में कहीं काम नहीं हो रहा है, केवल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो सारे फसलों के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और उसी प्रकार से
सब्जी हमारे रायपुर और दुर्ग वगैरह में सब्जी का खुद उत्पादन होता है। जसपुर के इलाका है जहाँ फल और सब्जी की अपार संभावना है। हमने अब सब्जी मार्केट भी शुरू किया है ताकि वो आधुनिक सब्जी मार्केट हम खोल रहे हैं ताकि जो सब्जी उत्पादक है, फल उत्पादक है, उसको मार्केट मिल सके। तो हमारी कोशिश ये है कि हर फसल के लिए जहाँ मौसम है, जो ज़मीन है, उसके अनुरूप वहाँ फसल बोई जाए और उस किसानों को लाभ मिले। तो केवल हम धान को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसका फ़ायदा ये हुआ कि अभी ये है कि 98 लाख मीट्रिक टन धान इस साल हमने खरीदा और 3 दिन के भीतर में सब किसानों को पेमेंट हो गया। अमिताभ जी। भूपेश जी, कांग्रेस के जितने चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे हट के आपने एक लाइन ली, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी के जो सबसे स्ट्रांग इश्यूज थे, जो उसका एक फेस था जो जिसके लिए वो वकालत करती थी, राम, गाय, गांव, इस तरह का जो एक फ्लेवर था, एक जो वो था, आपने उसको अपने ढंग से हाथ में लिया और उसका एक अभियान शुरू हुआ। एक चेहरा बना कि भाई ये सरकार भूपेश बघेल राम वनगमन पथ के लिए इतना काम करे, उसकी फिर आपने प्रचार भी किया, देश को बताया भी। दूसरा हुआ गाय के लिए कर रहे हैं। तो जो बात कभी करुणा एंटोनी कमेटी ने कही थी जब आपके यहाँ वो समीक्षा हुई थी कि भाई थोड़ा सा चेहरा को बदलना होगा, थोड़े चेहरे को सॉफ्ट करना होगा, क्या भाई वो चीज़ आपने उस ज़रूरत को समझा और आपको लगा कि नहीं इस ढंग से हमको पोस्चरिंग करनी चाहिए? अब मैं तो गांधी जी के रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरी सरकार है वो गांधी के रास्ते पे चल रही है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही। गांधी एकमात्र नेता है जिसने गाय को माता से भी ऊंचा दर्जा दिया था, जबकि सावरकर ने नहीं कहा था। गाय के बारे में, गाय की माता बोलोगे, गाय के बारे में उसका लेख पढ़ लीजिए सावरकर जी का। गांधी जी ने गाय को माँ से भी ऊंचा दर्जा दिया था, क्योंकि गाय मरने के बाद भी हमें चमड़ा और हड्डी के माध्यम से खाद देने का काम करते हैं। चमड़ा देते हैं तो उससे हम जूता, बेल्ट सब बनाते हैं, पर्स बनाते हैं, इसलिए माँ से भी ऊपर उनको दर्जा दिया था। दूसरी बात यह है, ये केवल भावनात्मक बात करते हैं, गाय की पूजा करना चाहिए, और इस चक्कर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के चक्कर में तो पूरे देश में अराजकता की स्थिति हुई, मॉब लिंचिंग हुआ, मारपीट हुआ। आज स्थिति यह है कि पूरे देश के अंदर में जितने भी मवेशी बाजार हो बंद हो गए। इसी रायपुर के पास माराखेड़ा एक गांव, बगल के गांव है, मवेशी बाजार लगता था, दामाखेड़ा एक बगल के गांव के, भूल रहा हूँ, सब जगह मवेशी बाजार था, सब बंद। क्यों? जो बेचने जाए वो मार खाता है, जो खरीदने जाए वो मार खाए। तो जान बचाओ, पूरे देश में अभियान चला। उसके चक्कर में क्या हुआ कि मान लो मेरे गौशाला में 5 जानवर रखने की क्षमता है, तो गाय माता तो बच्चा तो जनेगी, दूसरे साल 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बछिया बड़ी हो गई तो फिर वो भी बच्चा देने लगी तो 10-12 हो जाएंगे। तो क्षमता तो मेरे 5 ही जानवर रखने की है कि गौशाला में, बचत जानवर की क्या करूंगा? बेचना पड़ेगा। और इन बजरंगियों के चक्कर में बेच भी नहीं सकते हम, बेचने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, ये गोकशी करने जा रहे हैं, मारो इसको। पैसे अलग लूटते थे, थाना में अलग केस करते थे कि जान अलग जाती थी। इनके वोट जरूर बढ़ते थे। इस चक्कर में हुआ क्या कि फसल बचाना मुश्किल हो गया, क्योंकि जानवर खुले में चरने लगे, रोड में एक्सीडेंट हो रहा है और खेत में फसल बचाना मुश्किल। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किसान रात भर जाके अपन फसल बचाते हैं। छत्तीसगढ़ में कम बेसी खेती छोड़ना शुरू कर दिए। पिछले भारतीय जनता पार्टी शासन काल में आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, रिकॉर्डेड है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूं, किसी का रकबा घटा है पिछले कार्यकाल में। तभी आप गए गोबर खरीदने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब के समय में दूसरा कारण यह भी था कि मशीनीकरण हुआ, ट्रैक्टर आ गए, ठीक बात है, हार्वेस्टर आ गए, तो बैल की उपयोगिता समाप्त बहुत कम हो गई, सीमित हो गई। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बहुत, हमारे साथियों ने विचार विमर्श किया कैसे इसको गौपालन को लाभकारी बनाया जाए। तो दूध उत्पादक हो चाहे अनुत्पादक हो, दोनों गोबर देते हैं। चारा खाएगा तो गोबर करेगा ही।
तो हमने गोबर खरीदी की योजना बनाई, फिर उसका रेट तय किया, उसके लिए कमेटी बनाई, खरीदने की कमेटी बनाई, कैसे उसकी व्यवस्था की जाएगी, गांव की जो पुरानी व्यवस्था उसको पुनर्जीवित करना है, गौठान बनाना है, उसको कैसे ढंग के निर्माण करेंगे। तो 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने का तय किया। फिर गोबर करेंगे क्या, तो वर्मी कंपोस्ट बनाना है, गोकास्ट बनाना है, दिया बनाना है, वो सारी चीज़ें, एक पूरा मॉडल विकसित, एक पूरा मॉडल विकसित किए। और देखिए 10,000 हमारे 11,000 पंचायत हैं, 10,000 गौठान हम स्वीकृत किए हैं, 8,000 से अधिक रन कर रहा है, और उसमें गोबर खरीदी की व्यवस्था हो रही है, और वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, ट्रेनिंग देना है लोगों, और उसके बाद उस विक्रय की व्यवस्था करना है, बैंक से जोड़ना है, वो सारे एक्सरसाइज हम लोगों ने किया। अब स्थिति ये है कि इन 2 सालों में, अब ये हरेली अब 28 तारीख आएगा तो हमारा 2 साल पूरा हो जाएगा। इन 2 सालों में 150 करोड़ का गोबर खरीदा हमने। और ये गोबर किसके, कौन विक्रय कौन कर, वो भी रिकॉर्ड है। 40% लोग उसमें से लैंडलेस लोग हैं जो गोबर बेचते हैं। नहीं, लेकिन अमिताभ जी जो पूछ रहे थे आपसे, हाँ, वो मैं ये उसी पूछ में आ रहे रहा हूं कि आपने कुछ छोड़ा है क्या? आप अगर हाँ, गोबर हाँ, भी खरीद तो लेंगे, गोमूत्र भी ले लेंगे, राम वन गमन पथ भी बना देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे इश्यूज आप लिए ले रहे हैं। सुनिए, तो इनका गाय के पूजा करने का तरीका ये है कि उसके माध्यम से वोट लो। हमारे गाय की सेवा करने का माध्यम ये है कि उसके जो पशुपालक है उसके अर्थव्यवस्था में सुधार हो। गौ माता की सेवा तो हो ही, लेकिन अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम हमने किया। ये वोट व्यवस्था से जोड़ने का काम किया, और हम अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया है। और इसका से डेयरी हमारे यहाँ तेजी से बढ़ रहा है। ये हो गया आपके गौ पालन का। ये पिछले समय, पिछले सरकार में जितने भी गौशाला वाले हैं उसको अनुदान देते थे, करोड़ों रुपये को अनुदान दिए, और होता ये था जो अनुदान प्राप्त करता था वो मोटा होता ही गया, और जो गौशाला में जो गायें थी वो दुबली होती गई और मर भी गई। ये स्थिति ये रिकॉर्ड में है, कोई मैं अपने तरफ से अतिशयोक्ति के रूप में नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँ, हरिशंकर परसाई जी का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। बड़े व्यंगकार थे, रायपुर से उनका बड़ा करीबी संबंध, जबलपुर के रहने वाले। तो वो उन्होंने व्यंग लिखा था कि हिंदुस्तान में गाय, देश में गाय दूध देने का काम करती है, हमारा देश है जहाँ गाय वोट दिलाने का काम करती है। तो ये अंतर हमारे यहाँ। तो आप भी तो इन आपकी बातों- गाय वोट मुक्त है। अब तो गौमूत्र भी खरीदने वाले हैं, या 28 तारीख को गौमूत्र भी खरीदेंगे। तो फिर आपका कंपटीशन बाबा रामदेव से हो जाएगा। बाबा रामदेव हमारे यहाँ कहाँ लगेंगे? वो तो बिना फैक्ट्री के तेल बेच लेते हैं, बिना तेल खाने के तेल बेच रहे हैं, बिना फैक्ट्री के सब दवाइयाँ बेच रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गौठान में जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, वहाँ हम दाल मिल भी लगाए हैं, तेल मिल भी लगाए हैं, हालत राइस मिल भी लगाए हैं। 200-300 से अधिक अभी तक लग चुके हैं। और हमारी जो महिला स्व सहायता समूह के बहनें हैं वो वहीं सरसों खरीदती हैं और शुद्ध कच्चे घानी के तेल से तेल निकाल के बेच भी रही हैं, और उससे ज़्यादा बिक रहा है हमारा। अच्छा भूपेश जी, आपके राम और रमन सिंह के राम में अंतर क्या है? अंतर बहुत है। इनके राम युद्धक राम है। इनके हनुमान जी देखिए, पहले के हनुमान जी की तस्वीर आप अपने जहन में लाइए। हनुमान जी कैसे, जो सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़े ज्ञानी और सबसे बड़े शक्तिशाली। तो शक्ति, भक्ति और ज्ञान में उसके मुकाबले में कोई हिंदुस्तान में नहीं, देश दुनिया में नहीं। समुच्चय है तीनों का, ज्ञान, भक्ति और शक्ति का। लेकिन अभी जो इनके बैनरों में देखेंगे, जो पोस्टर में देखेंगे, एकदम आक्रोशित, आधा भगवा रंग का, आधा काला रंग का। हनुमान जी की ऐसी तस्वीर तो हमारे जहन में कभी नहीं थी, जो अभी इन्होंने प्रस्तुत किया। उसी प्रकार से आप राम दरबार की कल्पना करिए। जैसे भगवान राम विराजे हैं, माता जानकी हैं, लखन लाल जी खड़े हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं। राम दरबार, संत समाज बैठा हुआ है, ये राम दरबार है। हमेशा आशीर्वाद मुद्रा में भगवान राम। लेकिन इनके राम हैं वो युद्धक राम। रैम्बो हो गया पर राम नहीं हो गया, रैम्बो हो गया। हमारे राम में अंतर ये है, हमारे छत्तीसगढ़ में वनवासी राम है।
हमारे राम सबरी के राम हैं, हमारे राम वनवासी राम हैं, हमारे राम गरीब के राम हैं, और हमारे राम महात्मा गांधी के राम हैं। ये वोट दिलाने का काम नहीं करते। अब ये राम वनगमन पथ जो आपने उसमें कई स्थान चिन्हित किए थे, मेरे ख्याल से 40 से 50 स्थान, हाँ। तो अभी क्या प्रगति है, क्या स्थिति लगातार है? काम चल रहा है। और इसमें चंदखुरी पूरी दुनिया में कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर है। यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर में पड़ेगा। जी। यहाँ से जाएंगे तो बहुत नज़दीक है। तो एकमात्र मंदिर बना हुआ था, सैकड़ों साल से बना हुआ था। उसका बढ़िया जीर्णोद्धार किया, सौंदर्यीकरण किया, हर साल कार्यक्रम करना शुरू किया, बहुत बढ़िया चल रहा है। हर रविवार को देखेंगे हजारों लोग वहाँ जाते हैं, पहले कोई नहीं जाता था। फिर शिवरी नारायण, जहाँ माता सबरी के भी मंदिर है, लक्ष्मी नारायण भगवान के भी वहाँ मंदिर है ना, वो भी सैकड़ों साल से, मतलब ये जो पुरी जाने वाले जो रूट है उसका पहले पड़ाव यही है। पहले भगवान कृष्ण वगैरह यहीं पहले विराजे थे, इसके बाद वहाँ गए, ऐसा किंवदंती है। लेकिन सैकड़ों साल पुराना मंदिर है शिवरी नारायण, जहाँ भगवान राम कहा जाता है कि सबरी जी की जूठे बेर खाए थे। तो मंदिर प्राचीन मंदिर है, उसका सौंदर्यीकरण किया। इस साल बढ़िया से नवरात्रि में गए, वहाँ रामायण का मेला कराए, और जो प्रथम स्थान पाए उसको 5 लाख रुपये, दूसरे 3 लाख और तीसरे को 2 लाख रुपये दिए। पूरे हर जिले में, हर ब्लॉकों में पहले सम्मेलन कराया और उसके बाद प्रदेश स्तर पे कराया। तो हमारी संस्कृति से हमने जोड़ने का काम किया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं भूपेश जी कि भूपेश जी राज्य में भाजपा को मुद्दा विहीन और कांग्रेस में उनके बाद कोई नहीं, मतलब लीडरशिप भूपेश बघेल की केवल, बोले वो दोनों काम एक साथ साध लेते हैं। नहीं, भाजपा में 15 साल के मुख्यमंत्री कैसे आप इग्नोर कर दोगे? रमन सिंह 15 साल रहे मुख्यमंत्री, अभी भी हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे धकेल रहे हैं, निपथ में धकेलते जा रहे हैं, लेकिन वो हर बार ये जानकारी आपको हर बार डॉक्टर साहब रमन कहते सिंह हैं को पीछे हाँ, धकेल रमन सिंह जी कहते हैं मैं हूँ, तो पुरेंदेश्वरी जी आप कहते हैं कि नहीं कोई नहीं है, बोले मैं छोटा वाला दावेदार हूँ, तो बोले वो भी नहीं हो। लेकिन उसके मैं तो सहनशीलता को मतलब मैं प्रणाम करता हूँ रमन सिंह के। वो पुरेंदेश्वरी जी हर बार हंटर आग चलाती है और उसके बाद फिर भी कहते हैं कि मैं हूँ। ये गजब की क्षमता है भाई उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नेता हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी, अमर अग्रवाल जी, राजेश मुणत जी, बड़े बड़े धुरंधर, प्रेम प्रकाश पांडे जी, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने 15 साल सरकारें चलाई। उसको कैसे आप इनकार कर सकते हो? अरे कांग्रेस में तो अब 1 से 10 तक भूपेश बघेल, उसके बाद बाकी नहीं। हम लोग सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं और मैं समझता हूँ कि जितने कैबिनेट बैठकें मेरे शासनकाल में हुआ है, आप निकाल के देखेंगे उतने कभी कैबिनेट की बैठक नहीं होती थी जितना अभी। इसका मतलब कैबिनेट की बैठक करने का मतलब ये होता है कि सामूहिकता में विश्वास करना, जो भी फैसला करना है सब मिल के करो और मिल के फैसला करके और उसे एग्जीक्यूट करना है। तो इसी में एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय ये चर्चा बड़ी गर्म है। इनफैक्ट आज भी लोग ये कह रहे थे कि क्या कार्यकारिणी की बैठक को पूरा किए बगैर भूपेश जी निकल गए, सब कुछ ठीक है ना? मोहन मरकाम जी के साथ सब कुछ ठीक है ना? पार्टी में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैं अभी बैठक करके आ रहा हूँ, TV9 का कार्यक्रम था तो मैंने उसे क्षमा मांगा। बहुत सारे हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, यहाँ भी होटल में बैठे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, तो उनको इंतजार कराना उचित नहीं था। जो मुख्य मुद्दे की बात थी वो भारत जोड़ो यात्रा की बात, और फिर अभी ED ने मैडम सोनिया गांधी को नोटिस दिया है और लोकसभा चल रहा है, लोकसभा सदस्य है और उसको पूछताछ के लिए बुला रहे हैं वर्किंग डे में। आप देखें कि वो लोकसभा में रहे कि वो पूछताछ में जाए, लेकिन फिर भी वो 21 तारीख बुलाएं तो हम लोग पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे, ED कार्यालय घेराव करेंगे। लेकिन इस मामले में आप बहुत सक्रिय दिखाई देते हैं भूपेश जी। मतलब एक कांग्रेस का मुख्यमंत्री जाकर दिल्ली में धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, गिरफ्तारी दे रहा है, बाकी लोग इतने सक्रिय नहीं है, इसकी कोई विशेष वजह? मतलब इस कदर सक्रिय नहीं? भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा ना, एकला चलो रे, तो हम तो लखनऊ एयरपोर्ट में अकेले बैठ गए थे, वहां कोई था क्या मेरे साथ? तो विरोध कर, सच बात कहने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है। तो आप ED वगैरह को अपना काम क्यों नहीं करने देते? इतना धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं? वही तो तकलीफ, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं ना, वो दूसरे कहने से काम कर रहे हैं। यदि उसके निष्पक्षता में, ED से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 8 साल में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, या उस राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या उसे समर्थित सरकारें हैं वहां कोई कार्रवाई की है तो बता दें।
भाजपा वाले ये भी कहते कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां कांग्रेस की मतलब वहां जो राज्य की एजेंसियां हैं उन्होंने भी हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का या इसका मामला पकड़ा क्या? वो कह रहे गहलोत जी से पूछो, भूपेश बघेल जी से पूछो। अच्छा उनकी सरकारें हैं। ईडी की बात कर रहे हैं, वहाँ मैं यही बता देता हूँ। पनामा पेपर लीक पनामा हुआ, यहाँ भी नाम आया है, रमन सिंह जी के लड़के का नाम आया, जांच की क्या ईडी ने? दूसरी बात यह है कि पूरे देश भर में और हमारे छत्तीसगढ़ की मैं अपनी बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ में चिट फंड कंपनियाँ खूब पैसा, रमन सिंह ब्रांड एम्बेसडर थे, उसके पूरे परिवार ब्रांड एम्बेसडर थे, भाभी जी भी आती थी उस कार्यक्रम में। वो जमीन पे प्लांट पेड़ लगाओ, पैसा बढ़ाओ, वो सब काम हुआ है यहाँ। तो चिट फंड कंपनियाँ करीब 5-6 हज़ार करोड़ का 5-6 हज़ार करोड़ वो लूट के ले गए। तो हमने कहा था कि भाई हम निवेशकों को पैसा वापस करेंगे, और पूरे देश में पहला राज्य है जहाँ निवेशकों को पैसा वापसी करने का काम हुआ अभी तक। लेकिन वो राशि बहुत कम है, 40 करोड़ रुपया रायपुर में किए, बिलासपुर में किए, राजनांदगांव में किए, धमतरी में किए, वापस किए। अब सवाल ये आता है कि ईडी इसमें तो पैसा जनता से लिए और कहीं और इन्वेस्ट किए, तो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ ना। इस केस को क्यों नहीं हाथ में लेते हैं? जहाँ आम जनता का सीधा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है उन कंपनियों के खिलाफ, उन नेताओं के द्वारा, उसको ईडी क्यों जांच नहीं करती? आपने मांग की है? बिल्कुल मांग की है, तभी तो मैं कह रहा हूं, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। क्यों जांच नहीं करते? जनता का पैसा 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ रुपया गया छत्तीसगढ़ की जनता का। हमने मांग की कि ईडी जांच करे, क्यों नहीं करती? ये सीधा दिख रहा है ना। तो अब इसमें आगे आप क्या करने वाले हैं? वो तो हमने देख लिया विरोध प्रदर्शन जो आपका हुआ, लेकिन ये अभी जांच जारी है, आप कह रहे हैं कि ईडी अपना काम नहीं कर रही है, तो अब आगे क्या करने वाले हैं? हाँ, ईडी बिना एफआईआर की जांच नहीं करती। बताइए सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ कहाँ कौन से थाने में एफआईआर हो हिंदुस्तान में जो ईडी जांच कर रही है? और जहाँ मनी हो, जहाँ लॉन्ड्रिंग हो, वहाँ मनी होगा तब लॉन्ड्रिंग होगा, तब फिर वो ईडी का काम है। अब ये नेशनल हेराल्ड वाले मामले में कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया भाई, जिसकी आप जांच कर रहे हो? न मनी है न लॉन्ड्रिंग हुआ, फिर भी जांच कर रहे हैं, इसलिए कि आपको बदनाम करना है। भूपेश जी, जब आप जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव की मुद्रा में प्रदेश आएगा उस रास्ते में, तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से 3 निर्णायक मुद्दे होंगे जिन पर प्रदेश की जनता वोट देने का मन बनाएगी? डिसाइसिव इश्यूज छत्तीसगढ़ में? जी, छत्तीसगढ़ में मैं तो सीधी सी बात है, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया उसके आधार पे हम वोट मांगेंगे। यदि हम किसानों के हित में काम किए हैं तो हमको किसान वोट करें, मजदूरों के हित में हमने काम किया तो मजदूर हमको वोट दे। यदि जंगलों में रहने वाले आदिवासी भाई बहन हैं, वनवासी लोग हैं, उनके हित में हमने काम किया तो हमको वोट दे। अच्छा, एक चीज़ दिखाई देती है कि राज्यों में बीजेपी को वोट कम भी मिले, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो एक नरेंद्र मोदी की जो इमेज है उस पर वोट बढ़ता है, और वो लगभग वो रखते हैं, उतना एवरेज उनके पास रहता है, राज्यों में भले घटे बढ़े। तो बीजेपी के पास जो एक वो एज है नरेंद्र मोदी वाली, उसको आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कितना प्रभावी और कैसा देखते हैं? देखिए, अब उसके साथ तो क्योंकि वो एक इमेज तो है भाई बीजेपी के, यहाँ बीजेपी किसी को लीडर प्रोजेक्ट करे नहीं करे, रमन सिंह रहे नहीं रहे, कोई रहे, लेकिन ओवरऑल वो लार्जर देन लाइफ तो एक ही पिक्चर दिखाएगी बीजेपी चुनाव में। अभी क्या है कि ये जब इंटरनेशनल एम्पायर जब तक नहीं आए थे तो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ एम्पायर भी खेलते हैं, 11 नहीं 13 खेलते हैं। तो यहाँ उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बारे में है कि वो ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई ये तो है, वो ईवीएम भी खेलते हैं सुनता हूँ मैं। नहीं, लेकिन ये तो कांग्रेस के समय हुआ था ना कि सीबीआई को तोता कहा गया था। अच्छा, ये आपने नया जोड़ा ईवीएम वाला, बाकी तो हमने सुना था, लेकिन ये नया जोड़ा है। हाँ, तो ईवीएम भी है, उसके बारे में शंका तो करते ही हैं। और सब जगह आसाम के चुनाव में पकड़ा गया, यूपी के चुनाव में पकड़ा गया, कुछ होता है क्या? कोई कार्रवाई होती है? एक बात और आपसे समझना चाहते हैं कि आपने जो काम किया वो उसको देखते हुए, छत्तीसगढ़ मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देखते हुए, आपको दूसरे राज्यों में चुनाव के दौरान
देखरेख की जिम्मेदारी भी दी गई, असम भी आपने देखा, उत्तर प्रदेश देखा, हिमाचल का भी काम आपको दिया जा रहा है। लेकिन असम और उत्तर प्रदेश का अनुभव आपके लिए कैसा रहा? रिजल्ट के हिसाब से तो हमने देखा देखिए, चीजें क्या। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, जो जिम्मेदारी पार्टी देगी वो काम करूँगा। अब रिजल्ट जो भी आए, अब हम लोग तो गीता की अच्छा, मानते हैं। रिजल्ट के लिए जिम्मेदारी किसी दूसरे की लगेगी अजी? फिर? कार्यकर्ता हैं, आपने काम किया, मेहनत की, हाँ, ओके, हाँ। अब रिजल्ट के लिए जिम्मेदारी दूसरे की लगेगी, तो वो दूसरा कौन? बिल्कुल जिम्मेदारी, जब काम कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, हम क्यों दूसरे की जिम्मेदारी दें भाई? हमको तो ये जिम्मेदारी रेप्लिकेट दें क्यों नहीं हो पा रहा है? अजी? छत्तीसगढ़ मॉडल गवर्नेंस जो है, जिसकी चर्चा करते हैं, आप भी करते हैं, इसकी अनुकृति और अनुगूंज दूसरी जगह क्यों नहीं दिखाई देती कामयाबी के तौर पर? गूंज तो पूरा है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने का फैसला किया ना, मध्य प्रदेश ने किया ना, झारखंड सरकार तो पूरा जो हमारी गौठान योजना, गोधन योजना, पूरा पूरा उसको एडाप्ट कर लिया। तो हमारी योजनाओं को एडाप्ट तो कर रहे हैं ना दूसरे राज्य। हम तो कहते हैं कि भाई हमारी सरकार है, वो लोगों के जेब में पैसा डालने का काम करती है। चाहे वो धान खरीद के हो, मक्का खरीद के हो, चाहे गन्ना खरीद के हो, चाहे मिलेट्स खरीद के हो, चाहे लघु वनोपज खरीद के हो, गोबर खरीद के हो, लोगों के जेब में पैसा डालने का काम करती है। और सीधा पूछता हूं, गुजरात में भी ऑब्जर्वर्स के तौर पर यहां से लोग जाएंगे, हाँ क्या? और हिमाचल में भी आप काम करने वाले हैं, जी। क्या नतीजा आएगा, क्या रिजल्ट आएगा? हाँ, ये एक्स्ट्रा प्लेयर यदि नहीं खेले तो रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक्स्ट्रा प्लेयर रखते हुए संभावना क्या है और एक्स्ट्रा प्लेयर को हटाते हुए संभावना क्या है? जी, छत्तीसगढ़ में भूपेश जी, जी। 2 संभावनाएं रख लो आप, एक विद एक्स्ट्रा प्लेयर, एक विदाउट एक्स्ट्रा प्लेयर, दोनों को बता दीजिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि लोकसभा के तुरंत पहले छत्तीसगढ़ में होगा तो एक्स्ट्रा प्लेयर को नहीं खेलने दिया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के पक्ष में फैसला आएगा। नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा प्लेयर वाली संभावना तो तब भी थी ना जब आपको रिकॉर्ड तोड़ 67 सीटें आई, हाँ, तो फिर और जीत गए आप, 70 कर लिया आपने। यही तर्क वो लोग देते हैं भाई। 1 मिनट के लिए मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यदि कोई चोर है, मोहल्ले में चोरी करता है, तो दूसरे बार चोरी करता है तो उसी मोहल्ले के बगल वाले घर में नहीं करता चोरी, वो दूसरे शहर में दूसरे मोहल्ले में करता है। अच्छा, तो मोहल्ला बदल गया आप कह रहे हैं? तो भाई ये गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, वो रेगुलर नहीं करते। तो आपके वाले में सेटिंग है, यहां छोड़ देते हैं। लोकसभा जस्ट पहले होगा, लोकसभा जस्ट पहले होगा, इस कारण से इसको छोड़ दिया जाएगा। पिछले समय छोड़े थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस कारण से उसके खिलाफ में ये फैसला है। रोटेशन बेसिस पे आता है या अगली बार भी आप छोड़ दिए जाएंगे? हाँ, अभी देख लीजिए। नहीं, अच्छा, एक और भी सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण। आपने कहा कि भाई लोकसभा से ठीक पहले चुनाव होगा, तो शर्मा शुर्मी छोड़ देना पड़ेगा। शर्मा शर्मी नहीं, वो बताने के लिए। अच्छा, कि हाँ, हाँ, ईवीएम ठीक है, ये बताने के लिए यहाँ छोड़ा जाएगा। नहीं, तो ये नियम केवल छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं आप, या गहलोत जी को भी इसका लाभ मिलेगा, या उन पे दूसरा नियम लागू होगा? क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं उन पे दूसरा नियम लागू होगा। हो सकता है क्या, किस पे ज्यादा खार खाए वहां लगेगा। क्योंकि आपसे उतना खार खाए हुए नहीं। आपसे ठीक है, मतलब अब भाई आईटी वर्किंग ईडी वाले तो यहाँ रिलेशनशिप से डेरा जमाए बैठे हैं, तो कैसे बोले कि वो ठीक है? ठीक है ना? नहीं, लेकिन क्या ये राजस्थान के मामले में, अब जैसे एक बात ये भी मैं समझना चाहता हूं कि अगर भूपेश बघेल एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस सामने रख सकते हैं जिसकी चर्चा हो रही है, तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं रख सकती? नहीं, राजस्थान सरकार के हेल्थ में स्कीम कितना बढ़िया है, आप देखिए, उसकी चर्चा है। जो जितना बढ़िया हेल्थ आपके यहाँ तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, उनके यहाँ आपको गिन के एक निकालना पड़ रहा है। अरे आप उदाहरण के लिए मैंने एक बताया, मैं राजस्थान कितने बार गया हूँ। अभी जोधपुर गए तो वहाँ बैठे थे, 3 दिन थे, लेकिन वो तो राष्ट्रीय कार्यक्रम में थे, हम तो होटल से बाहर निकल ही नहीं पाए। रात को सो उठे, बैठक में शुरू हुआ, फिर समाप्त, तो फिर सो जाओ, हम तो कहीं घूम भी नहीं पाए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल भूपेश जी, आपकी भूमिका पार्टी राज्य से बाहर भी कर रही है और दूसरे राज्यों में एक राष्ट्रीय स्तर पर आपका इमरजेंस हो रहा। कांग्रेस पार्टी जिसका इतना बड़ा इतिहास रहा, एक बार एक दौर था, भारत ने देखा कि प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक सब कांग्रेस, आज उस स्थिति पे पहुंच गई कि बिल्कुल मतलब नैनो टाइप का मामला हो गया। आप अगर एक चिंतन करें तो आप क्या देखते, क्या कारण है जिसके चलते कांग्रेस यहाँ पहुँच गई? देखिए क्या है कि ये जो धर्मांधता का जो बुखार है ना, वो चढ़ा हुआ है सबके दिमाग में।
वो जिस दिन उतरेगा उस दिन कांग्रेस आ जाएगी। अभी क्या हुआ श्रीलंका में, धर्मांधता का ही बुखार था जो चढ़ा और उतरा तो क्या हुआ, देश तबाह हो गया। आप कह रहे हैं आपका मतदाता जागरूक नहीं है? नहीं, एक समय आता है जागरूक, मतदाता तो हमेशा जागरूक रहते हैं और फैसला अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कारणों से देते रहते हैं। तो अभी धर्मांतरता का जो अब फेसबुक ट्विटर में निकाल के देखो तो 500 रुपये डीजल हो जाएगा तो पर भी मैं मोदी को वोट दूंगा। और ऐसी वो कहते थे हम भूखे रह जाएंगे लेकिन गुडबाया का को की सरकार बनाएंगे, ये श्रीलंका में बोलते थे, भूखे रहेंगे। अब सही में जब भूख लगी तो गोडबोया के राष्ट्रपति भवन में पहुंच गए लोग। अच्छा, आप श्रीलंका जैसा दृश्य देख रहे हैं भविष्य में? हाँ जी, श्रीलंका जैसा दृश्य देख रहे हैं धर्मांधता भविष्य का में? रिजल्ट यही होता है। जी, क्योंकि आप अन्य मुद्दे जो मूलभूत जो मुद्दे हैं राजनीति के मूलभूत, धर्म के धर्माचार्य लोग हैं उनका विषय है, राजनीति का विषय दूसरा है। राजनीति के लोगों को राजनीति काम करना चाहिए कि लोगों का विकास कैसे हो, उसके बच्चों की शिक्षा कैसे हो, उसका स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो, उसको रोजगार कैसे मिले, सड़कें कैसे बने, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, शासन व्यवस्था कैसे रहे। ये भारत में आप श्रीलंका जैसा खतरा देख रहे हैं? धर्मांधता का कोई सीमा नहीं है जी, और धर्मांधता फैलाने का काम ट्रंप ने भी किया। वहाँ के लोग, अमेरिका के लोग तुरंत समझ गए, उसको हटा दिए। श्रीलंका के लोग नहीं समझे तो अब हटाएं। ये जो विशेषण आप इस्तेमाल कर रहे हैं धर्मांधता वाला, हाँ, उधर से तुष्टीकरण का विशेषण इस्तेमाल होता है। तुष्टीकरण का नहीं, ये देश के जो ताना बाना है, इस देश में हजारों साल से सैकड़ों जातियां आई और यहीं रच बस गए, यहीं खप गए, और सबको पचाने की क्षमता भारत में है। नहीं तो इसी के साथ साथ कितने जातियां उभरी, कितने धर्म आए, कितने देश बने भारत के साथ, वो सब कितने समाप्त हो गए। लेकिन भारत आज भी है, हमारा देश आज भी है, हजारों साल से है, हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति में यह है कि सबको समावेश करने की क्षमता है, सबको साथ में लेने की क्षमता है। और वो जो मूल गुण है उसमें आप कुठाराघात करेंगे तो देश को नुकसान होगा। पार्टी किसी को लाभ हो सकता है लेकिन देश को नुकसान होगा। कांग्रेस सबको साथ लेके नहीं चल पाई, इसलिए पिछड़ गई। अब ये जो बताए ना तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं जी, है ना। अब जो स्थिति आई, अभी जो जोधपुर की घटना घटी है ना, अब उसके कारण से वहां हत्या हुई, एक हिंदू की हत्या कर दी, एक मुसलमान ने। छत्तीसगढ़ बंद रहा साहब, अच्छी बात है। बाद में पता चला कि जो मरा वो भी भारतीय जनता पार्टी का, मारने वाला वो भी भारतीय जनता पार्टी का। तो अब ये षड्यंत्र चला है। अभी कमलनाथ जी के बयान में देख रहा था कुछ, मैंने पहले, ये पत्थरबाज हैं वो सब पेमेंट वाले हैं, ये उन्होंने कहा। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी चुप। इस मामले में एक शब्द कहा है उन्होंने, पूरे देश में बवाल कटा तो जोधपुर मामले में। तो ये धर्मांधता को बढ़ा, जब जान रहे हैं कि आप केवल हिंदू पोलराइज कर लो, वोट मिल जाएगा, सरकार बन जाएगी, उनको मालूम है। तो कुछ घटनाएं हो जाती है लेकिन कुछ घटनाएं प्रायोजित भी है। अच्छा, जो इधर कुछ बड़ी घटनाएं घटी, जैसे उदयपुर की है, अमरावती की है, आप मान रहे हैं कि उसके पीछे एक डिजाइन है, उसकी साजिश है? हो सकता है। अरे भाई, आज तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, और जो वहाँ जो हमारे जो जवान शहीद हुए, आखिर 300 किलो RDX पहुंचा कैसे, आज तक भारत सरकार नहीं पहुंचा पाई। भूपेश जी, एक बात मैं जानना चाहता क्यों नहीं बताई? जो वहाँ हमारे जवान शहीद हुए थे कश्मीर में, 40 जवान शहीद हुए थे, वो RDX कैसे पहुंचा? और वो जो हमारे वो जो सेना का अधिकारी पकड़ा गया, वो सब रहस्य जानता था, उसके साथ क्या हुआ? तो ये जो बहुत सारी चीजें डिजाइने हैं, जो डिजाइन है उसको पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम कौवा कान ले गया करके भागना शुरू करें, कान को तो देख लो। आज कौवा के पीछे भाग रहे हैं हम लोग, लेकिन कान को नहीं देख रहे। तो कांग्रेस कान को हाईलाइट करके देश को ये क्यों नहीं बता रही कि भाई कान देखो? हाँ तो ठीक है ना, कर तो रहे हैं, लेकिन अब मुझको जो घटनाएं इस प्रकार रिजल्ट नहीं घट आ रहा जाती ना, है, मुकेश उस समय घटती है, तो बताने भाई। आज तक के भारतीय जनता पार्टी, जैसे मोदी जी कहे कि 5 साल में रिपोर्ट कार्ड दूंगा, दिए क्या?
नहीं दिए। लड़ाई चुनाव किसमें लड़े? ये आप कह रहे हैं ना, कान देखो, मुझको अपना कान देखना पड़ रहा है, इस पे कमांड आ रही है कि वाइंड अप करना है। लेकिन एक बात मुझे समझना है आपसे, कोई एक बात है जो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अच्छी मानते हैं, उपलब्धि के तौर पर देखते हैं और तारीफ करते हैं? ये बड़ा कठिन सवाल है। ऐसी कोई बात तो दिखाई नहीं देती है। भाई आपने सारे गरीब लोगों को कहा कि आप बैंक में खाता खोलो, तो पूरे देश भर के लोग बैंक में लाइन लग गए, खाता खोलेंगे, क्योंकि चुनाव पहले बोले थे 15 लाख रुपए आएंगे। बाबा रामदेव ने भी कहा था विदेशी धन, काला धन आएगा तो 30 रुपये पेट्रोल डीजल बिकेगा, है ना। श्री श्री रविशंकर जी बोले थे कि 40 रुपये डॉलर हो जाएगा, 40 रुपये का $1 मिलेगा, है ना। अब वो 80 रुपये पहुँच गया, पेट्रोल 100 रुपये पहुँच गया, और ये लोग 15 लाख रुपये आएंगे बोले तो वो आया नहीं। अच्छा, नोटबंदी बोले तो नोटबंदी की स्कीम थी, नोटबंदी में आतंकवाद का कमर टूट जाएगा, काला धन सब समाप्त हो जाएगा। अरे आज 5 साल से ऊपर हो गया भैया, कितना नोट जमा हुआ ये गिनती करके नहीं बता पाया आप। वो तो बता दो देश को कि कितना नोट जमा हुआ, वो भी नहीं बता पाया। जीएसटी बोलते 1 नेशन 1 टैक्स, तो भैया इतने बार संशोधन हो गए, इतने बार संशोधन हो गए, ये सब जीएसटी भरने वाले सब बैठे हैं बहुत मेरे सामने में, इनको पता नहीं कि नियम क्या है, स्लैब क्या है, किस दायरे में आएगा। जो सीए है वो नहीं समझ पा रहा है, और जो बनाने वाले तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसको संशोधन करें। अब तो पनीर और दही और के पता नहीं क्या क्या सब जीएसटी के दायरे में आ गया है। किस स्कीम को सफल करें? जीएसटी के पैसे मिल गए आपको? हाँ जी, आपके पैसे मिल गए जीएसटी वाले आपको? नहीं मिले, नहीं मिले ना जी। अब हमारा तो ये जून से खत्म भी हो गया। जो उत्पादक राज्य है उसको जीएसटी कंपनसेशन देने की बात कर रहे थे, वो खत्म। अब 5 साल बाद, तो अब ये बताइए कि औद्योगिकरण कौन प्रदेश करना चाहेगा? जो उत्पादक राज्य है उसको घाटा है। तो हम अपने प्रदेश में उद्योग क्यों लगाएं? सवाल इस बात का है। तो आप औद्योगिकरण के खिलाफ में हैं, आप कृषि के खिलाफ में हैं, आप अग्निवीर ले आए, अब पुलिस वीर बनेंगे, चिकित्सा वीर बनेंगे, शिक्षा वीर बनेंगे। किस स्कीम को मैं तारीफ करूं? बैंक आप सब लुटवा रहे हैं, सारे मित्र चले गए, अब तो सुष्मिता सेन के साथ भी शादी हो रही है। राम जी का मंदिर बन रहा है, इसकी तारीफ तो कर रहे होंगे आप। बड़ी दूर तक मार करते हैं भूपेश जी। एक बात और कहा, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात, ये 3-4 मालिया जी और ललित मोदी जी और एक और कौन है, नीरव मोदी, ललित मोदी, मालिया, है ना, ये गए चौकसे, हाँ चौकसे बोल रहा था, ये 4 लोग गए हैं और हजारों करोड़ के बैंक का नुकसान हुआ है। ऐसी 2-4 मित्र और चले जाएंगे तो हिंदुस्तान का क्या होगा? मैं इस चिंता में डूबा हुआ हूँ। 2-4 मित्र और हैं, वो कहीं देश छोड़ के चला जाए तो पूरे देश के बैंकिंग का क्या होगा? वो तो कहते हैं इन मित्रों को पैसा आप ही लोगों ने दिया था, आपके समय के पैसे हैं जो लेके गए थे। लेके गए तो भैया हमने दिया था, यहाँ देश के लिए भगवाने के लिए नहीं दिया था। भगवाने काम तो आपने किया है, भगवाने काम आपने किया है। भाई जितने उद्योगपति हैं हमारे समय में फले फूले हैं, आज भी उद्योगपति पूछो, 15 साल इन लोग खूब मदद किए, सब रमन सिंह की खूब तारीफ करते थे, लेकिन इसे अकेले में पूछ लो, बात कर लो, खोले सार्वजनिक बोलेंगे। जो ये 3-3.5 साल में जो कमाई व्यापारी और उद्योगपति किए हैं वो इसके पहले 15 साल में किए हो तो बता दें मुझे। कांग्रेस के समय में फलते फूलते हैं, लेकिन पता नहीं वो धर्मांधता में फंस जाते हैं और वोट उधर, पैसा भी दे देते हैं, वोट भी उधर दे देते हैं। अच्छा, एकदम आखिरी, राहुल को आपने बचाया जी जान लगाकर, वो जो बोरवेल में लड़का गिर गया था, और उधर राहुल को भी आप बचा रहे हैं, राहुल को आप ही बचा रहे हैं। बचाने वाला तो ऊपर वाला है। राहुल के लिए, दोनों राहुल के लिए लड़ाई मैंने लड़ी। देखिए राहुल साहू जो यहाँ बोरवेल में फंसा था, हम पूरे प्रदेश के लोगों के उसमें भावनाएं जुड़ी थी और उसको बचाने में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, एसीसीएल के हमारे अधिकारी सारे लोग लगे, हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब लोग लगे, प्राइवेट लोग भी सहयोग किए और उसका से उसकी लड़ाई हम लड़े, उसमें सफलता मिली। दिल्ली में राहुल जी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी सफलता मिलेगी, चिंता ना करें। बहुत धन्यवाद भूपेश जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।